हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड ऑफ एफएम। यूनिट थर्ड एफएम का ये होने वाला है पार्ट सेकंड। पार्ट वन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट और प्रीफरेंस शेयर्स देखा था। अब ये होने वाला है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें कई सारे मॉडल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में ना हम ये देखते हैं कि हमें रिस्क कितना लेना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना लेना है। क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की, जैसे इक्विटी कितनी होगी, प्रीफरेंस शेयर कितना होगा, डेट कितना होगा, वो सब हम डिसाइड करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम दो डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन सी सिक्योरिटी होंगी, दूसरा और कितने रेशो में होगी। मान लो इक्विटी है, वो कितने रेशो में होगी, प्रीफरेंस शेयर कितने रेशो में, वो सब। और इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है और फर्म की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज करना है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर ना अफेक्ट कर सकता है फर्म की वैल्यू को दो तरीके से। सबसे पहले कि वो एक्सपेक्टेड अर्निंग को चेंज कर दे कि हमारी अर्निंग फ्यूचर में कितनी होने वाली है, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज कर दे। ठीक है, इस बेसिस पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और वैल्यू ऑफ फर्म है उसे कई सारे थ्योरीज और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज या स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से जिन थ्योरीज को हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू में डिवाइड किया है। एक ये कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है, और दूसरा कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करता कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और वैल्यू ऑफ फर्म को। तो ये 4-5 अप्रोच है जो हमें पढ़ने हैं। तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ ये स्टार्टिंग के 4 अप्रोच है जो हमें डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका अप्रोच आता है नेट इनकम अप्रोच। ये डेविड डुरान ने दिया था। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है ना, वो अफेक्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ फर्म को। तो इसीलिए इसे रिलेवेंस अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि ये मानता है कि अगर आप ऐसी कोई सिक्योरिटी, मान लो डेट सिक्योरिटी है, डेट सिक्योरिटी जो होती है ना, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करती है। तो अगर आप उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फर्म की। ठीक है, लेकिन इसकी ना कुछ अजम्पशंस है, और अजम्पशंस के बगैर तो तुम्हें पता है कि कोई मॉडल पूरा होता ही नहीं। सबसे पहले क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट कम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, इसलिए ये बात कही जाती है। दूसरा, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा अगर आप डेट कंटेंट इंक्रीज कर दो। तो देखो, सिंपल बात है, जो डेट है ना उस पर हमें देना पड़ता है और इंटरेस्ट जो होता है ना वो हमारी ऑब्लिगेशन है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे तो आपकी बैंकरप्सी भी डिक्लेयर हो सकती है। ठीक है, तो जब ज़्यादा डेट बढ़ जाता है तो ऐसा होता है कि जिस पे ज़्यादा कर्जा होता है उस इंसान को आप भी कर्ज नहीं देना चाहते। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, बट ये मॉडल ये कह रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंक्रीज ही नहीं होगा, डेट आप कितना भी बढ़ा लो कैपिटल स्ट्रक्चर में। और तीसरी की कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब फाइनेंशियल लिवरेज अगर इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है मैम? देखो, फाइनेंशियल लिवरेज मतलब हमारी फाइनेंशियल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। अब अगर आप डेट लेते हो, डेट में आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। तो अगर कहीं पे भी आगे फाइनेंशियल लिवरेज आएगा, इसका मतलब है कि डेट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो आप समझो कि अगर आपने फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज करते हो, मतलब डेट इंक्रीज करते हो, तो आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो हमने अभी पहले ही निकालनी सीखी है पार्ट 1 में, वो डिक्रीज हो जाएगी। जिससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होगा, और जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो भी इंक्रीज होगा। तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डेट और इक्विटी दोनों का मिक्स होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमारी दोनों की मिक्स है, मतलब ये मॉडल मानता है कि इसमें सिर्फ डेट और इक्विटी दो ही चीज होती है, प्रीफरेंस शेयर वगैरह नहीं होता। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम ऐसे लिख सकते हैं, K0 इज इक्वल टू के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये वेट आ गया इक्विटी का, फिर के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, और फिर ये वेट आ गया डेट का। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें लिखा है कि अगर कंपनी अपना जो भी फाइनेंस है वो सिर्फ इक्विटी से उठाए, तो हमारा के जीरो मतलब हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर हो जाएगी। और सिमिलरली अगर सिर्फ डेट को यूज करे, इक्विटी को ना करे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कॉस्ट ऑफ डेट के बराबर हो जाएगी। ये तो तुम्हें इस मॉडल से समझ आ ही रहा होगा सिंपल फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म होती है वो कैसे निकलती है। फर्म की वैल्यू क्या होगी, इक्विटी कितना है प्लस डेट कितना है, यही तो होगी। अब इक्विटी को इन्होंने कैसे निकाल दिया, EBIT माइनस आई, मतलब
मतलब ये कि जो इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, उसे डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, प्लस 1/KD, KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। इस तरीके से वैल्यू ऑफ फर्म निकलती है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में ना ऐसा ही आता है कि आपको कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, निकालो, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और ये फॉर्मूला ना हर उसके हिसाब से, मॉडल के हिसाब से भी चेंज होता है। मतलब जैसे ये हम NI मॉडल पढ़ रहे हैं तो NI मॉडल में वैल्यू ऑफ फर्म इस फॉर्मूले से निकलती है, बट अगर हम आगे NOI मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हो सकता है वैल्यू ऑफ फर्म किसी और फॉर्मूले से निकले। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हें याद करनी है। अब इस मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, इस मॉडल के हिसाब से एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही कम हो। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब कम होती है? जब आप 100% डेट फाइनेंसिंग करते हो। मतलब आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 100% से डेट होगा, कोई भी इक्विटी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना इसका डायग्राम भी शो किया है। देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में क्या लिखा है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इतनी है, कॉस्ट ऑफ डेट आप जितनी बढ़ाओगे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट करी है। तो इस अप्रोच के कंक्लूजन में मैं ये कह सकती हूँ कि इस अप्रोच ने कहा है कि बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स कहाँ होती है? जब 100% आपका डेट होता है, कोई इक्विटी नहीं होती। इसने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर के। मतलब कितना डेट होगा वो कॉन्स्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच डेट। तो इस अप्रोच के कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इस अप्रोच ये कहते हैं कि जो बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स है वो 100% डेट और इक्विटी होनी चाहिए, और जो कॉस्ट है डेट और इक्विटी की वो इंडिपेंडेंट है। डेट कितना भी बढ़ा लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होती है जब आप डेट इंक्रीज करते हो। तो ये अप्रोच बाइस नहीं होता। मतलब बाइस इन द सेंस कि इसने कोई लिमिट सेट नहीं कर रखी है कि आपको इतना डेट जो है वो यूज करना चाहिए। मैम, ये लिमिट की बात कहाँ से आ गई? जब आप आगे अप्रोच पढ़ोगे ना तो वहां पे ना एक अप्रोच में आपको लिमिट भी बता रखी होगी कि इतनी लिमिट तक ही आप डेट यूज करो, इससे ज्यादा मत यूज करो। ठीक है, तो हमारा ये अप्रोच खत्म होता है। इसका एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। Deltron Limited has expected EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख विद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दे रखी है 10%। Its capital structure consists of 10 lakh debt with 7% per annum as an interest obligation, value of firm and its overall cost of capital using NI approach। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि NI अप्रोच के हेल्प से बताओ वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो बतानी है। उसके बाद आगे पूछा है कि अगर आप डेट को 2 लाख से और बढ़ा देते हो तो उसके बाद तुम्हें और बताना है कि वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है और सारी चीज़ें तो हमें पता ही चली गई हैं। तो सबसे पहले हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फर्म की वैल्यू क्या है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे EBIT से, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितनी दे रखी है हमें? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख हमारी ये हो गई। उसके बाद हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे ताकि हमारे पास आ जाए अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? हमारा डेट कितना था टोटल? हमारे पास डेट था 10 लाख, इस पे 7% का पर एनम इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट हो गया हमारा 70,000। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठो ताकि साथ में तुम कैलकुलेट करते चलो, तुम्हें चीजें समझ आए। अब हमारा आ गया नेट इनकम। नेट इनकम कितनी आ गई हमारी? जब हम 4 लाख में से 70,000 माइनस करेंगे सो वी विल गेट 3,30,000 एज आर नेट इनकम। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है KE। KE हमें दे रखा है 10%। ओके, सो KE हमें ऑलरेडी दे रखा है 10%। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी तभी हमें वैल्यू ऑफ फर्म पता चलेगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म उसी फॉर्मूले से निकलेगी। तो हमने क्या करना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या था मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है हमारी? नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE। KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो नेट इनकम हमारी कितनी है? 3,30,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है हमारी? 0.10। सो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा? दैट इज 33 लाख। ये हमारे पास आ जाएगा हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया हमारा 33,000,000।
अब हमें नेक्स्ट क्या लेना है, वैल्यू ऑफ डेट लेना है। हमारी डेट की वैल्यू ऑलरेडी हमें 10 लाख, तो अब हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ गई, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ फर्म होती है डेट प्लस इक्विटी। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी 43 लाख। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा था कि हमें बताना है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, KD इंटू डी बाय वी वैल्यू ऑफ फर्म प्लस KE इंटू E अपॉन V। जब हम इस वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है, तुम्हें निकालनी भी सिखा दी है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे फिर से इसे बताना है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 3.90% आ जाएगा। ठीक है, हमारा एक पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब हमसे पूछा है कि अगर हमने डेट को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि अगर इंक्रीज किया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अब देखो अर्निंग तो हमारी 4 लाख ही रहेगी। अब हम फिर से इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, लेकिन क्योंकि अब हमारा जो डेट है वो 10 लाख नहीं है, वो 12 लाख है, क्योंकि हमने 2 लाख और डेट इंक्रीज कर दिया। अब 12 लाख पे जब हम 7% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास इस बार इंटरेस्ट आएगा 84,000। देन जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस बार नेट इनकम जो है वो हो जाएगी डिक्रीज, और डिक्रीज होके वो आएगी 3,16,000। ठीक है, फिर अब हमें फिर से वही निकालना है कि हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम सेम ही चीज यूज करेंगे, नेट इनकम को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो जब हम इसे 10% डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 31,60,000। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब वैल्यू ऑफ डेट हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है वैल्यू ऑफ डेट, अभी तो बताया, दैट इज 12 लाख। ठीक है, तो अब हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी वो इन दोनों को ऐड करके आएगी 43,60,000। ठीक है, और हमारा फिर से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इस बार आएगा वो आएगा 9.17%। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो कि जब हमने इंक्रीज किया है डेट तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो गई है, 9.30 से 9.17 हो गई है। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारे थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें डेट को डिक्रीज करना है, तो अब डेट को डिक्रीज करके देख। तो अब हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, अब हमारा इंटरेस्ट, हमारा डेट हो गया 8 लाख, 8 लाख पे अगर 7% का इंटरेस्ट लगेगा तो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा 56,000। अब फिर इसके बाद हमारी नेट इनकम कितनी आएगी, हमारी नेट इनकम इस बार हो जाएगी इंक्रीज, तो हमारी नेट इनकम इंक्रीज होके हो जाएगी 3,44,000। अब फिर से हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है सेम तरीके से, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो आ जाएगी 34,40,000। ठीक है, अब हमें फिर क्या लेना है, वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट हमारी डिक्रीज हो गई है, कितनी हो गई है, 8 लाख हो गई है। अब इसके बाद हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म। सो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, यही तो होती है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42,40,000। ठीक है, और हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ जाएगी, 9.43%। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगी, KD हमारी जो कॉस्ट है, देन D अपॉन V प्लस E अपॉन V, इस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके देखना, आपकी आ जाएगी। तो हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। तो हमें पता चल गया कि अगर हम डेट को डिक्रीज करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, और डेट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। अब हमारा आता है नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब ये अप्रोच ना इररिलेवेंट अप्रोच है, मतलब ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का ना कोई अफेक्ट नहीं पड़ता फर्म की वैल्यू पे। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो उस पे और मार्केट प्राइस के शेयर पे कोई अफेक्ट पड़ता ही नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर का। आप कितना ही डेट ले लो, आप कितनी इक्विटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डिपेंड करती है नेट ऑपरेटिंग इनकम पे और बिजनेस रिस्क पे। तो इस अप्रोच की कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, चेंज इन डेट कंटेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अल्टर द रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर एंड अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी रजिस्टर्ड टू चेंज विद चेंजिंग अ डेट इक्विटी रेशियो। मतलब ये कि अगर आप डेट को बढ़ाते हो,
ठीक है, तो क्या होगा कि इक्विटी इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है रिस्क को लेके वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारे बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा, तो कतराएंगे लोग ज़्यादा पैसे पे, फिर तुम्हें कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुम्हारी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर डेट तुम्हारा कम है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो जाएगी। तो मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, दूसरी है कि फर्म में प्रोक्योर एनी अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल एट पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ डेट पे, मान लो डेट की परसेंटेज कितनी है 10%, 10% कॉस्ट ऑफ डेट पे कितना भी डेट आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिमिट है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे नहीं होगा। ये इस अप्रोच में की अजम्पशन है। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से चेंज होती है। तो इसलिए लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहती है। मतलब भले ही हमारा के ई चेंज हो रहा है लेकिन जो के जीरो है मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो सेम ही रहेगी। और के जीरो कैसे निकलती है यहाँ पे, इस तरीके से, सेम ही फॉर्मूला है जो अभी ऊपर पढ़ा था वही फॉर्मूला इसमें है। यहाँ पे अब मैम आप बोल रही हो कि के जीरो जो है वो सेम ही रहती है, जब यहाँ पे के ई चेंज हो गई तो के जीरो सेम कैसे है, अब बताती हूँ देखो सेम कैसे है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जब आप डेट इंक्रीज करते हो ना तो इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है वो हायर रिस्क परसीव करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो इन्वेस्ट करने में, क्योंकि ऑलरेडी इतना कर्जा है, तो वो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो भी तो वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कम कर देगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। भले ही के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाएगी, लेकिन जो के डी है वो हमारी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर देगी। तो इसलिए जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है के जीरो वो सेम ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो निकाली जाती है ऐसे, EBIT अपॉन के जीरो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले कैसे निकलती थी वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म पहले निकलती थी डेट प्लस इक्विटी, अभी पहले वाले अप्रोच में, लेकिन इस वाले अप्रोच में निकलती है ऐसे। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी है इस अप्रोच में वो निकलती है ओवरऑल वैल्यू निकालने के बाद उसमें से डेट माइनस किया जाता है तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। ठीक है, देन इक्विटी, अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला ये है क्या, नेट इनकम डिवाइडेड बाय जो हमारी इक्विटी है। और जो रिलेशनशिप है के ई और डेट इक्विटी रेशियो के बीच में वो ये है। ठीक है, के ई इज इक्वल्स टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट अप इंटू डी अपॉन ई। तो ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। अब देखो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले वाले अप्रोच में एनआई अप्रोच में उसने ये बताया था कि जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो होता है 100% डेट, बताया था ना। लेकिन ये अप्रोच कहता है कि डेट इक्विटी कितना भी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये अप्रोच ने कोई भी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर सजेस्ट ही नहीं किया है। ठीक है, और इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है कि आपका के ई भले ही बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो के जीरो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन आपका मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, इसे पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि बॉस्को लिमिटेड हैज अ कैपिटल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट 8% डिबेंचर फॉर 4 लाख। द कंपनी हैज एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 2 लाख एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है। हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म बेस्ड ऑन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। कौन से अप्रोच से निकालना है क्वेश्चन में लिखा आएगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो हमारे इस अप्रोच के अंदर वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या था, अभी तो बताया था, क्या था बताओ। तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था NOI अपॉन के जीरो। NOI मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन के जीरो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें दे रखी है NOI वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है ना 2 लाख, दैट इज 2 लाख। ठीक है, और के जीरो हमारा कितना है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी हमें दे रखा है कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10%। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 0.10 से। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो आ गई 20 लाख। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है इसमें, हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करें। देखो इस वाले अप्रोच में हमें बोल रखा था कि इक्विटी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेट। तो हमारे पास वैल्यू अभी फर्म की हमने अभी अभी निकाली है, कितनी आई है 20 लाख। ठीक है,
और डेट हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेट हमारा, दैट इज 4 लाख। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई वो हो गई सबसे पहले 16 लाख। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है तो अब हम इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, K0 प्लस K0 माइनस KD इंटू डी अपॉन ई। ठीक है, अब हमारे पास डेट भी है, इक्विटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, KD भी है, K0 भी है, बस अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% प्लस हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% माइनस कॉस्ट ऑफ डेट 8% इंटू 4 लाख हमारा हमने दे रखा है क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ डेट, और इक्विटी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 16 लाख। तो जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी 10.5%। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हर अप्रोच में अपने खुद के फॉर्मूले हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन बताएगा कौन सा अप्रोच है, उस हिसाब से फॉर्मूले लगा के आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। हमारा नेक्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को मिडवे अप्रोच भी कहा जाता है या फिर इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहा जाता है। ये जो है अप्रोच, ये एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को सजेस्ट करता है कि हाँ देखो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि तुम्हारा एनओआई अप्रोच था, उसने तो कहा कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि होता है, जहाँ पे मार्केट वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम होती है। इसके अकॉर्डिंग डेट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपकी फर्म की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशो होता है जिस पे आपका टोटल कॉस्ट जो है वो कम होती है और मार्केट वैल्यू फर्म की हाईएस्ट होती है। ठीक है, अगर हम उस ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशो को क्रॉस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है फर्म की वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन है इस मॉडल की, रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट रिमेन मोस्टली कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड आफ्टरवर्ड इंक्रीज विद द लेवरेज। मतलब ऐसा होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, मान लो 0 से 10 लाख तक तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ डेट रहेगी या रेट रहेगा, परसेंटेज रहेगा रेट का, डेट का, वो 10% ही रहेगा। लेकिन 10 लाख के बियॉन्ड अगर तुमने डेट लिया है तो उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, 10 से 11% हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ये बात ये कही रहे। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज डेट शेयर होल्डर फाइनेंशियल रिस्क को परसीव करते हैं और वो प्रीमियम एक्सपेक्ट करते हैं अगर रिस्क बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि एक लिमिट तक तो अगर आप डेट ले रहे हो तो ठीक है, आपका रिस्क एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन आपका अगर रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको उन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा। अब मैम ये प्रीमियम क्या है, मतलब आपको जो कॉस्ट है वो बढ़ानी पड़ेगी डेट और इक्विटी की। दूसरा, इन्वेस्टर परसेप्शन अबाउट रिस्क ऑफ लिवरेज इज डिफरेंट लेवल ऑफ लिवरेज। मतलब जो रिस्क होगा वो डिफरेंट लेवल ऑफ लिवरेज पे अलग हो जाएगा। मतलब ये कि हो सकता है कि उनका 10 लाख अगर आपका डेट है तो उस पर उन्हें लग रहा है कि रिस्क जो है वो 5% ही है, लेकिन अगर आपका 12 लाख हो गया डेट तो उन्हें फिर हो सकता है कि लगे कि आपका जो रिस्क है वो 6% है। ठीक है, और लास्ट की कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ ना इस चीज़ को 3 स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया। पहली स्टेज ये कहती है कि यहाँ पे एक फर्म है जो अनलिवर्ड फर्म है। अनलिवर्ड मतलब अभी तक उसने डेट नहीं है, अब उसने डेट लेना शुरू करा है अपने प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। ये इनिशियल स्टेज है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर थोड़ी बहुत बढ़ेगी डेट के साथ। अभी मैम बढ़ क्यों रही है, देखो मैंने अभी बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं रिस्क परसीव कर रहे हैं, मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि रिस्क आ रहा है या रिस्क बढ़ रहा है तो वो जो कॉस्ट है वो बढ़ा देंगे, कैपिटल की जो कॉस्ट है वो बढ़ा देंगे। तो अगर आप डेट लेना शुरू कर रहे हो मतलब रिस्क आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो हो सकता है कि वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ना बढ़ाएं या फिर बढ़ाएं तो बहुत थोड़ा बहुत ही बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर बढ़ेगी भी ना तो वो इतना नहीं बढ़ेगी कि वो जो लो कॉस्ट डेट की हमें एडवांटेज मिल रही है उसे बिल्कुल ऑफसेट कर सके। ठीक है, तो इस स्टेज में आप जो है वो आराम से डेट ले सकते हो और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इस स्टेज में इंक्रीज होती रहती है। मतलब अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। देन आ जाती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर ये कहा गया है कि डेट कंटेंट काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो गई है और अब ये कुछ अनचेंज हो गई है। सेकंड स्टेज में अब ये अनचेंज हो गई है एक सर्टेन लेवल ऑफ लिवरेज तक, मतलब सर्टेन लेवल ऑफ डेट तक, और यही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर इसके बियॉन्ड आप डेट लोगे ना तो आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा और क्या होगा कि आपका हायर रिस्क की वजह से आपकी जो कॉस्ट है इक्विटी की वो आपकी बढ़ जाएगी।
ठीक है। हमारी थर्ड स्टेज आ गई। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कंपनी ने क्या किया कि डेट को बढ़ा दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया कैपिटल स्ट्रक्चर में, ऑप्टिमम लेवल से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ी। क्योंकि अभी हमने अजम्पशन में पढ़ा कि जो डेट वाले देने वाले हैं एज वेल एज जो इक्विटी देने वाले हैं, वो दोनों ही रिस्क को परसीव करते हैं। मतलब दोनों ही क्या करेंगे कि जो कॉस्ट है वो बढ़ाएंगे अगर रिस्क बढ़ेगा। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि एक स्टेज तक आपकी ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल कम होती है, सेकंड स्टेज में आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल सेम रहती है, और फिर उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइम पे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी इंक्रीज तो होती है, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे वो इंक्रीज तो होती है, लेकिन इतनी इंक्रीज नहीं होती कि ऑफसेट कर सके। लेकिन क्या ऑफसेट कर सके, लेकिन थर्ड स्टेज जब तक आती है, मतलब आप जब बहुत ज़्यादा ही डेट ले लेते हो, तब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब एग्जिस्ट करता है? जब आप डेट और इक्विटी का रेशियो बिल्कुल ऑप्टिमम रखो। मतलब ये कि डेट को आप बहुत ध्यान से यूज़ करो मिनिमाइज करने के लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ताकि आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये 3 लेवल आपको एग्जाम में एज इट इज़ लिख के आनी है, और उसके बाद फिर ये एम्प्लीकेशन और ट्रेडिशनल थ्योरी, ये 5 चीज़ों पे लिख के आना है। ये ग्राफ भी बना के आना है। अब ये ग्राफ मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, इस ग्राफ में क्या है कि जो के ई है वो तो इंक्रीज होगा ही, ठीक है, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि डेट लोगे तो भाई इन्वेस्टर जो है रिस्क की वजह से आपका कॉस्ट इंक्रीज करेगा। के डी सेम रहेगा एक लेवल तक, बिल्कुल लास्ट में जाके आपकी कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होती है थर्ड स्टेज में, जो अभी हमने पढ़ा। अब ये है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आया नीचे आया नीचे आया, कम आया, लेकिन सेकंड स्टेज में वो लगभग सीधा ही हो गया, क्योंकि सेम रहेगा। फिर उसके बाद अब आपने डेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़नी शुरू होगी। ये ग्राफ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ग्राफ अच्छे से बना के आते हो तो आपके पूरे मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच आ जाता है मोदगिलानी मिलर अप्रोच, ठीक है। अब ये अप्रोच थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन है। तो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म पे या वो सब पे। तो मतलब एनओआई जो कहता था ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात ये मिलर अप्रोच कह रहा है। इट इज सिमिलर टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, हाउएवर ये ऑपरेशनल और बिहेवियर जस्टिफिकेशन भी इस बात का प्रोवाइड करता है। अब इसकी कुछ अजम्पशन है। पहली है परफेक्ट कैपिटल मार्केट जो होगा वो परफेक्ट कैपिटल होगा। आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सेम ही सोचते हैं, दिमाग बिल्कुल सेम ही चलता है सबका। होमोजीनियस रिस्क क्लासेस होंगी। परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब जो कॉर्पोरेट लेवरेज है और जो पर्सनल लेवरेज है वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अजम्पशन है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, लिख के भी आना है। कॉर्पोरेट टैक्सेस में है नहीं, ये बात कही गई है। अब इन अजम्पशन के बेसिस पे जो एमएम है, वो एमएम अप्रोच है, वो ये आर्ग्यू करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म पे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। अगर जो दो आइडेंटिकल फर्म है जो जिनकी क्या कहते हैं अर्निंग, एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग जो है वो सेम है और रिस्क लेवल भी सेम है, तो फिर भले ही उन्होंने कितना ही डेट ले रखा हो, भले ही इक्विटी कितनी ले रखी हो सकता है कि एक फर्म ने इक्विटी ले रखी हो, एक फर्म ने डेट ले रखा हो और एक फर्म ने इक्विटी ही ले रखी हो, तो भी उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिवरेज फर्म्ड मतलब वीएल मतलब ये वाला वो फर्म है जिसने डेट ले रखा है, वी यू मतलब वो फर्म जिसने सिर्फ इक्विटी ले रखी है, लेकिन इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेम रिस्क क्लास के हैं और एक्सपेक्टेड अर्निंग भी सेम ही है तो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस आएगा भी तो वो टेम्परेरी होगा और आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है उसे इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। अब मैम ये कौन सी नई टर्म आप लेकर आ गई हो, अब इसे समझाओ। देखो, आर्बिट्रेज प्रोसेस ना प्रैक्टिकल बेस है मोदगिलानी मिलर अप्रोच हाइपोथेसिस का। इसका मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप ना एक एसेट खरीदते हो लो प्राइस पे और उसे ना दूसरे मार्केट में जाके हाई प्राइस पे बेच देते हो, इसका मतलब होता है ये। अब जो एक रैशनल इन्वेस्टर है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस का यूज़ करता है और इंश्योर करता है कि जो दो फर्म है जिनका इक्वल रिस्क और रिटर्न है वो सेम ही प्राइस पे अपना जो भी शेयर है वो बेचें, ठीक है। अब मैम ये तो समझ नहीं आ रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है, तो देखो अब डिटेल में समझते हैं। चलो अब इसे ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये दो फर्म है, फर्म यू एंड फर्म एल।
फर्म यू के अंदर सिर्फ इक्विटी है, फर्म एल के अंदर डेट और इक्विटी दोनों है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल बात है कि जो ये वाली है फर्म एल, उसकी वैल्यू हमने ले ली कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। वैल्यू ज़्यादा मीन्स इसके जो शेयर प्राइस है, मार्केट शेयर प्राइस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अगर इन्वेस्टर्स इस वाली फर्म में शेयर खरीदे तो वो सेम रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता है इस वाली फर्म में भी अपने पैसे डाल के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस वाली फर्म के जो शेयर हैं वो बेच देंगे और इस वाली फर्म के शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि इस वाली फर्म के जो शेयर हैं वो उन्हें सस्ते में मिल रहे हैं और फ्यूचर अर्निंग तो सेम ही है, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस में है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग सेम है, ठीक है। तो अब इसके शेयर सस्ते में मिल रहे हैं तो वो इसके शेयर खरीद लेंगे, इसके बेच देंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस ना चलता रहेगा कि इसके शेयर बेच दिए, इसके शेयर खरीद लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि अब तो डिमांड आ रही है इसके शेयर की, और इसके शेयर की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी डिमांड कम हो गई है। एक टाइम पे क्या होगा, इन दोनों के शेयर प्राइस की वैल्यू जो होगी वो होगी इक्वल, ठीक है। और यही बात कही जाती है कि शेयर प्राइस की वैल्यू जो है और क्या कहते हैं जो मार्केट वैल्यू है फर्म की, वो एक टाइम के बाद आर्बिट्रेज प्रोसेस से इक्वल हो जाती है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब देखो सेकंड अजम्पशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म का लेवरेज है, लेवरेज मतलब डेट, वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज दो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला कि वो शेयर होल्डर्स का रिटर्न तो बढ़ाता है लेकिन उनके लिए फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ना अपोजिट है और एक दूसरे को सेट ऑफ कर लेती हैं। तो कंपनशिएट करने के लिए हाई रिस्क के लिए शेयर होल्डर हाई रिटर्न की डिमांड करते हैं, जिससे क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब एमएम हाइपोथेसिस की क्या इम्प्लीकेशन है, तो इसकी इम्प्लीकेशन जैसे एनओआई अप्रोच की थी ना, सेम ही है। वैल्यू ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसकी और इसकी जो भी आपने इम्प्लीकेशन एनओआई की पढ़ी है ना, एनओआई की ऊपर मैंने डिटेल में कराई थी, वैल्यू ऑफ फर्म पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो सेम ही आपको इस वाले के आंसर में भी लिख के आनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनओआई अपॉन के ई, यही तो था वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला, एनओआई अप्रोच में यही था ना वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें है कि लिवरेज फर्म और अनलिवरेज फर्म दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, और अगर वैल्यू हमें निकालनी है, अगर आ गया क्वेश्चन में कि एमएम अप्रोच की हेल्प से वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम जैसे एनओआई अप्रोच में बताई थी ना निकालने का, सेम ही फॉर्मूला इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि के ओ रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ लेवरेज। एमएम ने एनओआई अप्रोच की तरह कोई भी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट नहीं किया। अब कुछ क्रिटिसिज्म है एमएम हाइपोथेसिस के। पहला क्या, रिस्क डिफर बिटवीन इंडिविजुअल एंड फर्म। देखो इंडिविजुअल और फर्म के बीच में जो रिस्क होता है ना वो डिफर होता है, तो ये इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल और फर्म के बीच में रिस्क सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, बोरोइंग और लैंडिंग रेट जो है वो सेम नहीं होता। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी फेस करते हैं। कैपिटल मार्केट इम्परफेक्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एग्जिस्ट करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक। यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड। अब आप बोलोगे कि मैम इस यूनिट के इतने पार्ट आप क्यों बना रही हो, तो अगर आपने सिलेबस उतना उठा के देख लिया है अब तक, तो आपको पता होगा कि एफएम का जो यूनिट थर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और सबसे लंबा भी है। तो इसीलिए इस यूनिट के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं ताकि मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर मैं 1-2 टॉपिक छोड़ दूँ और फिर आपके वो एग्जाम में आए तो वो दिक्कत देगा, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लिवरेजेस एंड हमारा EBIT एंड EPS अप्रोच, ठीक है। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, सिलेबस उठा के देख लेना क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा ये शो करता है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है टू द चेंज इन सेल्स, मतलब सेल्स में चेंज होने से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आता है, वो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर करता है। और ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब मैम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या होती है, जैसे रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, जो कि फिक्स्ड रहती है। अगर फर्म के पास हाई फिक्स्ड कॉस्ट होगा ना और लो वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो सेल्स में जरा से चेंज आने से भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अब इसके कुछ बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूलेज हैं, और इस यूनिट में फॉर्मूलेज जितने मैंने बताए हैं सब अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं।
तो इसमें पहला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और दूसरा है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब मैम कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। और ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसका एक छोटा सा, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि सेल्स हमारी 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 3 लाख है और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1 लाख है, और हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है यही DOL। DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इस क्वेश्चन को यहीं कर लेते हैं, बोर्ड खोलने की तो आएगी ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हमें दिख गया कि ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा हमारा, सेल्स हमारी है 5 लाख, तो 5 लाख माइनस हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 3 लाख, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब उसके अलावा हमें चाहिए ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 लाख में से जब 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 1 लाख। तो अब ये देखो कंट्रीब्यूशन ये लिखा हुआ ऊपर, कंट्रीब्यूशन ये लिखा हुआ, और हमारी ईबीआईटी नीचे आ गई। अब 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज ये दिखाता है कि जो ईपीएस है, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। आई गेस तुम्हें पता होगा अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, हमारा जो नेट इनकम होती है या अर्निंग आफ्टर टैक्स जो बचता है उसे डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो इससे हमारा ईपीएस आता है, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है टू द ऑपरेटिंग इनकम, टू द चेंज इन ईबीआईटी, मतलब ऑपरेटिंग इनकम में अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो हमारे ईपीएस में कितना चेंज आ रहा है वो चीज़ ये देखता है, ठीक है। और ये किस लिए अराइज होता है, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। और फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस कैसे होते हैं, जैसे डेट पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है या प्रीफरेंस डिविडेंड हमें देना पड़ता है। तुम्हें पता होगा कि प्रीफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड परसेंटेज से देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डेट होगा तो ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और वैसे दूसरा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मैम इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस वाले में से ईबीटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईबीटी निकालने के लिए ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अब इसका भी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन हमारा है ईबीआईटी हमें दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। तो ईबीआईटी हमें क्या दे रखा है, 1 लाख, उसके बाद हमें इंटरेस्ट दे रखा है 25,000। ईबीटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75,000, और अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.333, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज दिखाता है कि जो ईबीएस या ईबीटी है ना, वो सेल्स के लिए कितने सेंसिटिव है, मतलब सेल्स में चेंज होने से हमारा ईपीएस या ईबीटी कितना चेंज हो रहा है। और ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों तरह के लेवरेज का। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें ऑपरेशनल रिस्क के बारे में बताता है, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, और फाइनेंशियल लेवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बताता है। तो कंबाइंड लेवरेज जो होता है वो बिजनेस प्लस फाइनेंशियल रिस्क दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास ये दो लेवरेज है ना ऑलरेडी, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। इसके अलावा भी इसके दो फॉर्मूले होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है सेल्स हमें दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। अब हमें निकालना है डीसीएल। तो देखो हमारा डीसीएल का फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। अब हमारे पास सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट है, तो जब मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगी तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सेल्स है 5 लाख, 5 लाख में से जब मैं 3 लाख माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 लाख। 2 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। देन हमें निकालना है ईबीटी। ईबीटी निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, इस 2 लाख में से
फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगी और इंटरेस्ट माइनस करूंगी, मतलब 1,00,000 और 25,000 में माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास बचेगा 75,000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 2,00,000 को डिवाइड कर दूंगी 75,000 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 2.67। ओके, तो ये होगी आपकी कैलकुलेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, दैट इज ईबीटी, ईबीआईज एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी अप्रोच। देखो, कंपनी के पास ना बहुत सारी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होती है, अपने प्रोजेक्ट को वो किसी भी तरीके से फाइनेंस कर सकती है। इट कैन यूज इक्विटी, और क्या क्या यूज कर सकती है, प्रीफरेंस शेयर, डेट, कुछ भी यूज कर सकती है। ठीक है, अब हर कोस्ट तुम्हें पता ही है, अभी हमने सीखा ही है ऊपर कि किस तरीके से जो कोस्ट होती है हर एक फाइनेंसिंग ऑप्शन की वो अलग अलग होती है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ईपीएस है ना वो डिफरेंट अल्टरनेटिव के हिसाब से चेंज होता है। अगर मैं डेट यूज करूंगी तो मेरा ईपीएस अलग आएगा, अगर मैं इक्विटी यूज करूंगी तो मेरा ईपीएस अलग आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन का इफेक्ट देखते हैं अपने ईपीएस पे, और इसे ही कहते हैं ईबीटी, ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, अब ईपीएस क्या होता है, तो ईपीएस मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। और ईबीटी क्या होता है, हमारी ऑपरेशनल इनकम जो बचती है, मतलब जो प्रॉफिट हमारा सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट करने के बाद रह जाता है। और मेन प्रॉफिट हमारा हमेशा यही होता है कि हम जो अर्निंग पर शेयर है वो मैक्सिमाइज करें, क्योंकि इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 10 लाख एट ₹100 ईच, एडिशनल रिक्वायरमेंट है फिर से 10 लाख की फॉर अ प्रोजेक्ट। द फर्म कैन रेज अ मनी बाय इक्विटी कैपिटल एट पार, या फिर 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, या 8% डिवेंचर्स। अब हमें क्या करना है, फाइनेंशियल प्लान ए बी सी। ए प्लान क्या है, इक्विटी उठा लो, बी प्लान क्या है, प्रीफरेंस उठा लो, और सी प्लान डिवेंचर्स। इनका देखना है कि इससे क्या फर्क पड़ा है ईपीएस के ऊपर। हमारी इनकम, ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है 4,80,000, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 50%। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ईबीआईटी से ही शुरू करेंगे, जो कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। हमें कितनी दे रखी है, दैट इज 4,80,000। तो तीनों प्लान्स के लिए वो सेम ही है, तो हम तीनों कॉलम में लिख देंगे। देन वी हैव इंटरेस्ट, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब देखो, ऑलरेडी सिर्फ प्लान ए में सिर्फ इक्विटी है, प्लान बी में सिर्फ प्रीफरेंस है, तो इंटरेस्ट हमें कौन से वाले में होगा, डिबेंचर्स में। तो सिर्फ इस डिबेंचर्स में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो डिबेंचर्स, हमें कैपिटल कितनी चाहिए, 10 लाख। 10 लाख पे 8% का जब हम डिबेंचर्स इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 80,000। ठीक है, ओके। देन जब हम इसमें से माइनस करके लिखेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आएगी, हमारी टैक्सेबल इनकम। अब देखो, इक्विटी वाले प्लान में से हम कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम 4,80,000 ही आएगी। यहाँ पे भी 4,80,000 ही आएगी, बट यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 लाख। ठीक है, तो अब हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई। अब इसमें से हम लेस करेंगे हमारा, अब हमारा जो टैक्स रेट है क्वेश्चन में वो दे रखा है हमें 50%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे टैक्स लगाएंगे। तो 4,80,000 का जब हम 50% करके उस पर टैक्स लगाएंगे, इट विल बी 2,40,000। सिमिलरली वी हैव हेयर 2,40,000, बट हेयर वी हैव ओनली 2 लाख। ठीक है, अब हमारे पास आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2,40,000 और यहाँ पे आएगा सिर्फ 2 लाख। ठीक है गाइज, इट्स 2 लाख। आई एम अनेबल टू राइट ड्यू टू स्क्रीन इश्यू। ठीक है, तो ये 2 लाख ही है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हमारा डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा माइनस करेंगे, अब डिविडेंड हम इसमें से माइनस करेंगे प्रीफरेंस शेयर्स का, क्योंकि सबसे पहले हम प्रीफरेंस शेयर्स को देते हैं, उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी के पास जाता है। तो अब प्रीफरेंस शेयर्स हमारा जो है वो 10% पे है, तो अब हम इस पर जब डिविडेंड लगाएंगे 10% का, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 लाख। 1 लाख की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब जब हम उसमें से डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे बचेगा 2,40,000। यहाँ पे होगा हमारा 1,40,000, क्योंकि 1 लाख हमारा डिविडेंड का माइनस हो गया, और यहाँ पे होगा हमारा 2 लाख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अर्निंग फॉर द न्यू शेयर होल्डर्स हम इसमें से माइनस करेंगे। न्यू शेयर होल्डर्स हमने कहा कि अब देखो
इंटरेस्ट हमारा माइनस हो गया, डिबेंचर वाले केस में प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस हो गया, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी तो कुछ दिया जाएगा ना। तो उस केस में जब हम अर्निंग फॉर न्यू शेयर होल्डर्स के लिए जब हम अर्निंग माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1,20,000, ठीक है, और बाकी केसेस में 0 0, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अर्निंग बच जाएगी, अर्निंग फॉर ओल्ड शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम तो ईपीएस निकाल रहे हैं, तो ओल्ड शेयर होल्डर्स के लिए जो अर्निंग बच जाएगी वो हमारे पास यहाँ बचेगी 1,20,000, ठीक है। यहाँ पे बचेगी 1,40,000 एंड वी विल हैव हियर 2 लाख, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें देखना है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाएं तो यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी थी, 10 लाख की कैपिटल थी, ये हमारी टोटल कैपिटल है। और फेस वैल्यू क्या थी कैपिटल की, फेस वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 100। तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हमारे ओल्ड शेयर होल्डर्स कितने थे, 10,000 थे। बट हमारा जो प्लान ए है उसमें हमने इक्विटी ही इशू करी है, और फिर से कितनी, 10 लाख के लिए ही करी है। इसका मतलब इक्विटी में हमने 10,000 शेयर और इशू किए होंगे। तो प्लान ए में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे वो होंगे 20, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स 20,000 हो गए, बाकी में हमारे 10 तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कितने नंबर ऑफ शेयर है। इक्विटी के प्लान में 20,000, बाकी के प्लान में मेरे 10,000 और 10,000 शेयर है, ठीक है। तो अब ईपीएस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास अर्निंग आई थी ना, ये वाली सब में इन्हें डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ शेयर से। तो अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास यहाँ ईपीएस आएगा 12, यहाँ आएगा 14 और यहाँ आएगा 20। अब तुम देख सकते हो कि डिबेंचर वाले केस में मेरा ईपीएस मैक्सिमम है, प्रीफरेंस में उससे कम है और इक्विटी प्लान में सबसे कम है। देखो एक चीज़ पे ध्यान देना कि भले ही मेरा जो प्लान ए था उसके अंदर जो अर्निंग थी फॉर द ओल्ड शेयर होल्डर वो 1,20,000 थी, ठीक है, लेकिन मैंने उसे डिवाइड किससे किया है, 20,000 में मेरे और न्यू शेयर होल्डर्स भी हैं और ओल्ड शेयर होल्डर्स भी है, इसलिए जो मेरा प्लान ए का डिवीजन होगा ना वो 1,20,000 का नहीं होगा, बल्कि 2,40,000 को मैंने 20,000 से डिवाइड किया। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 1,20,000 को 10 से डिवाइड करो, फिर इसको 10 से डिवाइड करो, तो तुम्हें सेम ही मिलेगा। ओल्ड शेयर होल्डर्स के पास भी उतना ही ईपीएस जाएगा और न्यू के पास भी, ठीक है। तो इस वाले केस में मैंने इससे डिवाइड किया। फॉर अ क्लैरिटी आई एम क्लैरिफाइंग इट अगेन। तो देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है। अगर आपका रिटर्न ऑफ एसेट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से आपकी, तो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा डेट लोगे तो आपका ईपीएस भी ज़्यादा आएगा, तो फेवरेबल लिवरेज होता है। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन एसेट कम है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से, तो उस केस में आपको हायर डेट अगर आप लोगे तो आपका ईपीएस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखो इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे जो लेवल ऑफ अर्निंग है ना आपका ईबीआईटी, वो 2 या 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल प्लान के लिए सेम ही रिजल्ट देगा। मतलब ईपीएस आपका सेम ही आएगा, भले ही आपका ईबीटी डिफरेंट है, ठीक है, 2 अलग अलग प्लान में, ठीक है। अब इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीटी हम फाउंड कर सकते हैं इक्वेट करके ईपीएस ऑफ द 2 डिफरेंट प्लान, 2 डिफरेंट प्लान के ईपीएस को इक्वेट करके। यहाँ पे है लिवरेड एंड द अनलिवरेड फर्म। यहाँ पे दे रखा है इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीटी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इफ द एक्सपेक्टेड ईबीटी इज मोर देन इंडिफरेंस पॉइंट ऑफर डेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी जो है वो ज़्यादा है आपके इंडिफरेंस पॉइंट से, इंडिफरेंस पॉइंट मान लो आ गया कि आपका इंडिफरेंस पॉइंट का ईबीटी होना चाहिए 2 लाख, बट आपका जो ईबीटी है वो 3 लाख, तो उस केस में आप डेट फाइनेंसिंग चूज करो, इट विल इंक्रीज योर ईपीएस, ठीक है। लेकिन आपका एक्सपेक्टेड ईबीटी अगर कम है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो उस केस में आप अगर डेट फाइनेंसिंग चूज करोगे तो आपका ईपीएस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज अटैच करे हैं जिससे आप अपना ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के लिए। जैसे 100% इक्विटी फाइनेंसिंग है तो उस केस में आपको क्या करना है, x1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय n मतलब नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। डेट इक्विटी फाइनेंसिंग है तो उस केस में x माइनस आई, पहले आपको इंटरेस्ट रेट माइनस करना है डिबेंचर्स का, फिर 1 माइनस टी, फिर टैक्स रेट माइनस करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। और x क्या है, x है हमारी EBIT, ठीक है, EBIT फॉर द इंडिफरेंस पॉइंट के लिए। अगर आपका सिर्फ इक्विटी प्लस प्रीफरेंस है, दोनों है, इक्विटी भी है और प्रीफरेंस है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको EBIT में से इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, फिर उससे टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, और फिर प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। अब मैम आप ये भी पूछ सकते हो कि प्रीफरेंस डिविडेंड यही क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि प्रीफरेंस डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता,
ठीक है, उस पे टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलता, तो इसलिए हम उसे बाद में माइनस करेंगे। तो अगर आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो आप मान लो आपका एक प्लान है जिसके अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग है और एक प्लान है जिसके अंदर डेट ऑफ प्रीफरेंस फाइनेंसिंग है। तो आप क्या करोगे, इस वाले ईपीएस के फॉर्मूले को इस वाले ईपीएस के इक्वेट कर दोगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये वाली जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, वो हो जाती है कंप्लीट ऑफ द एफएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स